हेलो एंड वेलकम टू संकल्प पथ आईएएस। दोस्तों, आज हम इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 24 कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर तक हमने पिलर 2C को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पिलर 2D1 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज जो हम टॉपिक्स देखने वाले हैं वो बजट का कैपिटल वाला पार्ट देखने वाले हैं। बजट में जिस इन्वेस्टमेंट्स को हम देखेंगे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को देखेंगे, उसके अलावा एक्सपेंडिचर को हम समझेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स को हम आज कवर करने वाले हैं। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, संकल्प पथ आईएएस के नाम से, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बजट में मैंने जैसा कि कहा कि कैपिटल वाले पार्ट को देखना है। बजट के हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रिवेन्यू वाला पार्ट और कैपिटल वाला पार्ट। रिवेन्यू वाला पार्ट कौन सा होता है? जिसमें कोई फिजिकल फॉर्म में कोई एसेट नहीं होता है, ना कि फाइनेंशियल एसेट होता है। जैसे कि सोल्जर्स की सैलरी हमको देनी है, मान के चलो, वो सब हम रिवेन्यू वाले पार्ट में लिखते हैं। इसका जो टेन्योर होता है वो यूजुअली मतलब 1 साल या उससे कम के लिए होता है ना। मंथली सैलरी हो गया, सब्सिडी वगैरह देना हो, वो सब हम रिवेन्यू वाले पार्ट में लिखते हैं, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हमको कैपिटल वाला पार्ट कवर करना है। कैपिटल से सिंपल सा मतलब है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए है। इसका जो टेन्योर देखोगे आप 1 साल से ज़्यादा के समय के लिए होता है। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल भी आता है वैसे कि, और ये जो है डायरेक्टली क्रिएट किया जाता है फिजिकल एसेट को इसमें, या कोई फाइनेंशियल एसेट को इसमें क्रिएट किया जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए काम आए हमारे लिए ना, कैपिटल हमारा हो जाए वो। जैसे कि टैंक हो गया, फैक्ट्रीज़ खोलना हो गया, ये सब बजट के कैपिटल वाले पार्ट में आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल बजट। इसमें 2 चीज़ें हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग। इनकमिंग का मतलब है पैसा सरकार के पास कहाँ से आ रहा है, उसको समझो। सरकार के पास यहाँ पे पैसा आ सकता है डेब्ट से, यानी सरकार उधारी लेके पैसा ला सकती है, या नॉन डेब्ट तरीके से सरकार के पास पैसा आ सकता है। डेब्ट में भी एक होता है इंटरनल तरीके से, यानी सरकार देश के अंदर से जो पैसा लोन के रूप में ले, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड वगैरह इशू करके, या एक्सटर्नल तरीके से वर्ल्ड बैंक या यूएसए वगैरह के बॉन्ड्स इशू करके ले पैसा, वो हो गया आपका डेब्ट वाले पार्ट में। इसको इसीलिए हम क्या कहते हैं, कैपिटल डेब्ट रिसिप्ट कहते हैं। क्या? कैपिटल डेब्ट रिसिप्ट, ठीक है। दूसरा, जैसे कि बताया मैंने, नॉन डेब्ट तरीके से सरकार के पास पैसा आता है। नॉन डेब्ट तरीके से कैसे? सरकार अपनी ही कंपनीज़ को क्या करती है, प्राइवेटाइज कर देती हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट कर देती है, वहाँ से जो सरकार को पैसा आता है वो हो गया आपका नॉन डेब्ट तरीके से। दूसरा, सरकार जो लोन सरकार ने दे रखा हो उसकी रिकवरी जो सरकार करती है वो भी आपके नॉन डेब्ट वाले में आता है। तो ये सरकार के क्या हो गया, पैसा आने का इनकमिंग वाला तरीका। फिर आउटगोइंग की बात करें, आउटगोइंग को हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे सरकार के लिए। इनकमिंग था कैपिटल रिसिप्ट और आउटगोइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपको टर्म्स ना याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से चीज़ों में सरकार का पैसा जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में जाएगा, लोन जो सरकार यूनियन देती है स्टेट्स को, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट की शेयर बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट करती है, प्रिंसिपल अमाउंट जो सरकार देती है, वो सब आपका इसमें आएगा, आउटगोइंग वाले पार्ट में आएगा। आप देखोगे किसी भी लोन के ना 2 कंपोनेंट होते हैं। वो 2 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वाले को हम हरदम कैपिटल वाले पार्ट में लिखते हैं और इंटरेस्ट को हरदम हम रिवेन्यू वाले पार्ट में लिखते हैं, ठीक है। अब हम जैसे एक टर्म को समझ लेते हैं, कैपिटल रेसिप्ट फॉर यूनियन, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था ना, उसी को मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझा देता हूँ। मान के चलो कि वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है यूनियन को, तो ये क्या हो गया, इनकमिंग हो गया ना, पैसा आ रहा है यूनियन के पास, तो इसको क्या कहेंगे हम, कैपिटल रिसिप्ट फॉर यूनियन कहेंगे। दूसरा, अगर यूनियन स्टेट्स को लोन दे रहा है हाईवे प्रोजेक्ट से, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो यूनियन गवर्नमेंट से क्या हो गया, आउट गोइंग हो गया, वो पैसा जा रहा है स्टेट की तरफ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं यूनियन के लिए, ठीक है। मतलब समझ गए, आपकी डेप्ट भी जो है ना एक तरह का कैपिटल रिसिप्ट है फॉर गवर्नमेंट ना। डेप्ट क्या है, एक तरह का कैपिटल रिसिप्ट। आप यहाँ पे आपको ये थोड़ा कॉमर्स वाले टर्म्स मिलेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो कैपिटल डेप्ट रेसिप्ट में इंटरनल बोरोविंग हो सकता है और एक्सटर्नल बोरोविंग हो सकता है। किन किन तरीके से मैंने बता दिया। कैपिटल नॉन डेप्ट तरीकों से लोन का प्रिंसिपल अमाउंट जो रिकवर किया जाता है, जिससे इन्वेस्टमेंट वगैरह किया जाता है। एक क्वेश्चन था इंजीनियरिंग सर्विस 2018 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल रेसिप्ट, का कंपोनेंट नहीं है। मार्केट से बोरोविंग इंक्लूडेड स्पेशल बॉन्ड, एक्सटर्नल या फॉरेन लोन रेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सी टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन, या डी प्रोविडेंट फंड। इसमें से कौन सा नहीं है कंपोनेंट किसका, कैपिटल रिसिप्ट का? तो आपने गौर किया होगा, तो हमने चारों ऑप्शन इसको देखे। मार्केट से बोरो कर सकते हो बिल्कुल, एक्सटर्नल से बोरो हो सकता है, जो प्रॉपर्टी या कैपिटल ट्रांजेक्शन से आता है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड वाला हमने नहीं देखा था इसमें ना, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, डी वाला नॉट पूछा है ना, ठीक है, नॉट पूछा है।
अगला एक क्वेश्चन CAPF 2024 में पूछा गया है, इसको एक बार देखते हैं। फाइंड कैपिटल रिसिप्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैपिटल रिसिप्ट देखना हमको इसमें भी, ठीक है। जिस इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, स्मॉल सेविंग, नेट मार्केट बोरोविंग, तो इसमें से कैपिटल रिसिप्ट कौन सा होगा? कैपिटल रिसिप्ट अभी हमने देखा था, कैपिटल फिर से देखिए, यहाँ पे आगे आ जाइए आप। कैपिटल है, कैपिटल में इनकमिंग आउटगोइंग दोनों हो सकता है। यहाँ पे ना डेप्ट और नॉन डेप्ट नहीं पूछा हुआ है, तो इनकमिंग आउटगोइंग दोनों हो सकता है पैसा, ठीक है, सरकार के लिए। तो डिस इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंटरेस्ट जो सरकार कमाती है पैसा, वो हो सकता है। ये देखो, इंटरेस्ट से ना जो सरकार को पास पैसा आता है वो भी हो सकता है, इंटरेस्ट रिसिप्ट। स्मॉल सेविंग और नेट मार्केट बोरोविंग, इन दोनों में से आपको क्या लग रहा है? देखो, फर्स्ट एंड सेकंड तो बिल्कुल, जब हमको पता है कि सही है तो ऑप्शन सीधी सी बात है सी होगा, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड वाला ऑप्शन हमको सी में ही दिख रहा है। तो इस तरीके से आप जो है ना देख सकते हो ऑप्शंस को भी, अगर आपको ज़्यादा ऑप्शंस के बारे में जानकारी ना हो तो, ठीक है। अब फॉरेन बोरोविंग को अगर हम थोड़ा डिटेल में समझें कि सरकार जो बाहर से पैसा उधार में लेती है, तो आपको पता है कि सरकार अगर बाहर से पैसा उधार में लेती है ना, वो सरकार को सस्ता पड़ता है देन कि वो मतलब देश के अंदर से पैसा उधार ले। क्यों? क्योंकि सरकार अगर देश के अंदर से पैसा उधार लेगी तो उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? मोर देन मतलब 5 से 6% जितना FD दे रहा है बैंक, उससे तो ज़्यादा ही देना पड़ेगा, तभी कोई सरकार के बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर सरकार वहीं पे किसी और देश से पैसा लेती है उधारी पे, मान के चलो USA से ले रही है, तो USA वगैरह में क्या ना बहुत कम रेट पे इंटरेस्ट पे मिल जाता है, 1%, 2%, 3% पे। तो सरकार को क्या होता है, वहाँ से फ़ायदा मिलता है लेने में। लेकिन एक चीज़ पता है इसमें दिक्कत होता है, क्या दिक्कत होता है? एक्सचेंज रेट का दिक्कत होता है। अब मैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स फेवर में और कुछ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में आप सभी को बताता हूँ। पहले फेवर की बात करते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया, डोमेस्टिक मार्केट में क्या होता है ना, क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट बोरोवर विल डिक्लाइन। इसका मतलब क्या है कि अगर तो सरकार बाहर से पैसा ले लेती है ना, तो जो प्राइवेट कॉरपोरेट बोरोवर्स हैं उनके लिए आसान हो जाएगा लोकलाइज मतलब फंड को लेना अपने मार्केट से, अपने देश, और सरकार के लिए भी सस्ता पड़ेगा। उसके अलावा जो अगर बड़ी इकोनॉमीज़ की बात करें, वहाँ पे जो लोन का इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा कम है, इसी वजह से चीपर तरीके से लोन हमको मिल जाएगा। और अगर हम थोड़ा थोड़ा करके लें तो हमको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। अगेंस्ट में बात करें तो मैंने जैसा बताया, एक्सचेंज रेट में रिस्क हो सकता है। देखो, अगर तो अपने मान के चलो, क्योंकि बाहर से लोन लेंगे तो सीधी सी बात है, मान के चलो डॉलर में लोन ले रहे हैं, सरकार ने अगर $100 का लोन लिया, ठीक है, तो उसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मान के चलो रिटर्न करना था $110, ठीक है, जितने भी टाइम पीरियड के बाद। वहीं पे अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर दें, तो अगर तो 60 रुपये के हिसाब से चलता तो ये कितना हो जाता? 6,000 रुपये हो जाता, 60 रुपीज़ के हिसाब से चलता। तो वहीं पे जब मान के चलो 60 से कितना हो गया, 70 रुपये हो गया या 80 रुपये हो गया अपना रुपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट, तो ये कितना हो गया, 8,000 रुपये हो गया यहाँ पे, प्लस 10 रुपये का और जहाँ इस पर इंटरेस्ट रेट दे दो। मतलब सरकार को जहाँ पे पहले 7,000 रुपये ही करीब वापस करने थे, अब 9,000 करीब वापस करने हैं। क्यों वापस करने हैं? क्योंकि जो अपना रुपया है वो वीक हो गया यहाँ पे ना, तो एक्सचेंज रेट का रिस्क रहता है इस वाले केस में। उसके अलावा इसमें फ़ायदा पता क्या होता है? फ़ायदा तब होता है कि अगर गवर्नमेंट ना बाहर से उसको लोन चाहिए ही, तो एक काम करे कि वो बॉन्ड वगैरह इशू कर दे भाई, बाहर के देशों के लिए। अगर बॉन्ड इशू कर देगी, वो भी कहे कि मुझको इंडियन रुपीज़ में आप पैसे वापस दो, तो जो बाहर की कंपनियां हैं वो सोचो रुपीज़ मतलब डॉलर में पैसा को कन्वर्ट करेंगी रुपीज़ में, फिर इंडियन बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगी ना, तो इससे क्या होगा, सरकार को इंडियन रुपीज़ में पैसा उधारी पे मिल जाएगा। और उससे फ़ायदा ये होगा कि एक्सचेंज रेट का कोई झंझट नहीं होगा कि पैसा बढ़े या घटे, क्योंकि सरकार को तो इंडियन रुपीज़ में पैसा वापस करना है, ठीक है। ये तो इसमें फ़ायदा हो गया, हमने देख लिया दोनों को, अगेंस्ट और उसमें, ठीक है। उसके अलावा बातें देखो, कैपिटल रिसिप्ट में ना 3 तरह के कमर्शियल और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जो कि ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। एक होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब ये है कि ऐसी हम डिपार्टमेंट बना देते हैं जो कि डायरेक्ट जो है मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, तो ईजिली इसको क्रिएट किया जा सकता है, कोई लॉ की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है दिक्कत, कि इसमें मिनिस्ट्रियल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, और कैग भी इसमें ऑडिट करता है डायरेक्टली। कैग आप पॉलिटी में पढ़ोगे ना, वो भी इसमें ऑडिट कर सकता है डायरेक्टली, और इसकी जो अर्निंग है वो कहाँ जाती है, पब्लिक अकाउंट में जाती है या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है। दूसरा स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, इसको किसी एक्ट के जरिए लाया जाता है, पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के, जैसे कि RBI एक्ट लाया गया था, LIC लाया गया था ना।
ये जो है इसमें मिनिस्ट्रियल इंटरफेरेंस थोड़ा सा कम होता है डिपार्टमेंट से, और मतलब समझो थोड़ा सा मिडिल साइड में आप कह सकते हो। उसके अलावा इसका कुछ ऑडिट कैग करती है और कुछ एक्सटर्नल तरीके से भी ऑडिट इसमें किया जाता है, और इसकी प्रॉफिट डिविडेंड शेयर होल्डर्स को जाती है। तीसरी, गवर्नमेंट की जो कंपनीज हो गई, गवर्नमेंट की जो कंपनीज हो गई वो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है, जिसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51% या उससे ज़्यादा होती है। इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ऑपरेशनल, मतलब इसमें मिनिस्टर्स का इंटरफेरेंस कम होता है। उसके अलावा कैग भी ना आउटसोर्स करता है इसका ऑडिट को, ठीक है। इसका भी डिविडेंड किसको जाता है? शेयर होल्डर्स को ही जाता है। अच्छा, अगर किसी की नौकरी डिपार्टमेंट में लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सरकारी नौकरी लगी है। लेकिन किसी की नौकरी अगर लगती है गवर्नमेंट कंपनीज़ में, यहाँ पे ना आप सरकारी कंपनी में काम कर रहे हो, मान के चलो गेल में, सेल में, इन सब में, तो क्या आपकी सरकारी नौकरी नहीं, उसको सरकारी नौकरी कंसिडर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। नॉट कंसिडर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक। उसके अलावा कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। पीएसबीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जहाँ पे गवर्नमेंट का मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो बैंक में। उसके अलावा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये बैंक्स नहीं होती है, सरकारी कंपनीज होती हैं जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के तहत, जिसमें गवर्नमेंट की मोर देन 51% शेयर होल्डिंग होती है। तो मेनली जो हम इसको डिनोट करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज अदर देन पब्लिक सेक्टर बैंक, आप इसको कह सकते हो, ठीक है। ऐसे गवर्नमेंट कंपनीज जो कि बैंक्स नहीं है, सरकारी बैंक्स नहीं है। पहले आपको पता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का आपने नाम सुना होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग था, जिसको बाद में सरकार ने कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर कर दिया, ठीक। इसको क्या कहते हैं पता है? कॉर्पोरेटाइजेशन कहते हैं। कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब कन्वर्ट करना किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी एक्ट के तहत। फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आप कह सकते हो कलेक्टिव टर्म है। सारे गवर्नमेंट कंपनीज, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट आउंड हो या स्टेट गवर्नमेंट आउंड हो, चाहे लोकल बॉडीज, इन तीनों को मिला के आप कह सकते हो क्या कि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अब समझते हैं रत्न स्टेटस को। रत्न स्टेटस हमने पहले भी एक बार देख रखा है, फिर भी एक बार मैं आप सभी को बताता हूँ। रत्न स्टेटस का मतलब ये है कि सरकारी कंपनीज को कुछ ऑटोनॉमी देना। ऑटोनॉमी क्यों देते हैं? ताकि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी उनको मिल सके अपने वर्कर्स का चुनाव करने में, और भी बाकी कुछ तरीके से डिसीजन लेने में। इसमें गवर्नमेंट अप्रूवल्स की हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे वो आप सैलरी की बात कर लो, चाहे मर्जर एक्वायर की बात कर लो, ये सब खुद ही ये फैसला कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि रत्न स्टेटस सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ऑन्ड कंपनीज को ही दिया जाता है जो कि प्रॉफिट मेकिंग है, जैसे कि ओएनजीसी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रत्न स्टेटस नहीं दिया जाता है। इसमें भी 3 अलग अलग कैटेगरी होती है, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न। मिनी रत्न ऐसे कंपनीज जिनका प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स से कंटिन्यूसली प्रॉफिट में है, वो तो उसको हम मिनी रत्न में आएंगे, और भी कंडीशंस होते हैं। नवरत्न जो मिनी रत्न पहले से ही और कुछ और कंडीशंस फुलफिल करती हो। महारत्न ऐसे कंपनीज जो कि पहले से नवरत्न हो, साथ में उसका जो प्रॉफिट है पिछले लास्ट 3 साल का वो मिनिमम 5,000 करोड़ रुपए होना चाहिए, वो महारत्न में आते हैं। फिर मैंने बताया आप सभी को कि ऐसे तो देखो बहुत सारे कम कंपनीज है सरकारी, वो भी कि जो 5,000 करोड़ प्लस में प्रॉफिट में रहें, जिसमें कि जैसे ये कुछ कंपनीज के नाम है। मेनली आप क्या देखोगे कि सरकार की ना ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह की कंपनीज फेमस नहीं है। कौन कौन सी फेमस है? ऑयल, गैस, नेचुरल गैस ना, मेटल्स, एनर्जी, इन सब तरह की कंपनी सरकार की फेमस है, क्योंकि ये प्रॉफिट्स कमाती हैं, ना कि मतलब कोई प्राइवेट इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की कोई कंपनी जैसे बीएसएनएल है अपनी ना सरकार की, क्या वो इतनी प्रॉफिट में रहती है? नहीं रहती है ना। तो ये स्टेटस देने से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि उनको ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिल जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर कर सकते हैं, खुद से सैलरी दे सकते हैं खुद से। तो इस पर गवर्नमेंट कंट्रोल अपना सा थोड़ा सा कम कर लेती है। तो रत्न स्टेटस किसको जाता है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, ना कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। अब समझते हैं कि देखो गवर्नमेंट कंपनीज ही क्यों? क्योंकि देखो यार, एक तो ये होती है गवर्नमेंट कंपनीज की ज़रूरत क्यों हमको, पहले मैं आपको ये बताता हूँ ज़रूरत क्यों है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, उसके अलावा सर्विस जो है ना वो अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेंगी। बीएसएनएल ही है समझो, अफोर्डेबल प्राइस पे आपको सर्विस देंगी वो। उसके अलावा रीजनल डेवलपमेंट का भी सरकार ध्यान रखती है। ऐसा नहीं करती कि सिर्फ मुंबई दिल्ली में ही सारे ऑफिसेज खोलती है वो, गांव के देहात में हर जगह पे भी, दूर दराज वाले एरिया में भी आपको सरकारी कंपनीज मिलेंगी। बीएसएनएल के नेटवर्क आपको पहाड़ों में ज़्यादा अच्छे मिलेंगे देन द प्लेन एरियाज़। उसके अलावा ये इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन होने से बचाती है, मतलब मोनोपोली होने से बचाती है सरकारी कंपनीज। इस वजह से सरकारी कंपनीज भी ज़रूरत है।
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डेजिग्नेटेड विद नवरत्न स्टेटस? सीडीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नवरत्न स्टेटस किसको दिया गया था? नवरत्न स्टेटस देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आप देख पाओगे है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन क्या हो गया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था, याद रखना पड़ेगा, लेकिन सीडीएस में देखो क्वेश्चन आ गया है, यूपीएससी में आए कुछ, इसका फिक्स तो यार कह नहीं सकते ना। अब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है जिस इन्वेस्टमेंट को लेके, उसको समझ लेते हैं। जिस इन्वेस्टमेंट होता क्या है उसको भी समझते हैं। जिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि सरकार जो है अपना शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट कंपनी से कम कर देती है, कम करते करते इतना कम कर देती है कि एटलीस्ट फिर भी 51% का शेयर होल्डिंग उसके पास रहे। समझ रहे हो आप? 51% तो उसके पास रहना चाहिए। अगर हम कहें स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन, उसको कहेंगे जब गवर्नमेंट 50% से भी ज़्यादा शेयर होल्डिंग बेच देती है, साथ में मैनेजमेंट कंट्रोल भी दे देती है, तो उसको क्या कहते हैं? हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में, ठीक है। इसका आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं फेवर में। देखो, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कम होती है, प्राइवेट इन्वेस्टर एंटर करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इनोवेशन आएगा, ऑटोनॉमी आएगी, ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स के लिए सरकार के पास पैसा भी आ जाएगा। अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट क्या? मल्टीनेशनल कंपनीज की मोनोपोलीज हो जाएगी, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे, कहेंगे नौकरी पर मत रखो, ठीक है। अगर हम अपने देश के कंटेक्स्ट में बात करें आपको जिस इन्वेस्टमेंट का, तो 1991 में पहली बार इस टर्म को यूज़ किया गया था इंटरिम बजट, जबकि नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी उस समय पे। फिर 1998 में जो है जब वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, स्ट्रेटेजिक सेक्टर जो हैं कुछ, उन्होंने मतलब दो अलग अलग बनाए, एक स्ट्रेटेजिक एक नॉन स्ट्रेटेजिक। कहा कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर रेलवे, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, इसमें जिस इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में हम फेज मैनर में जिस इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर यूपीए की जब गवर्नमेंट आई, उन्होंने जिस इन्वेस्टमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय समझो लेफ्टिस्ट पार्टीज़ का गठबंधन था, तो लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टीज़ नहीं चाहती थी जिस इन्वेस्टमेंट हो सरकार की कंपनीज़ को बेचा जाए, मतलब वर्कर्स का नुकसान होगा। फिर जब यूपीए 2 गवर्नमेंट आई 9 से 14 वाली, उन्होंने कहा कि जब उस समय क्या हुआ, सरकार को लेफ़्ट की ज़रूरत ही नहीं थी ना, तो लेफ़्ट थी नहीं उस सरकार में, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जिस इन्वेस्टमेंट सारी कंपनीज़ का अप टू 49% तक का अलाउ किया, ठीक है। उसके अलावा वो जो पैसा कहाँ जाएगा? नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में जाएगा, जिसको कि यूज़ किया जाएगा बैंक के रिकैपिटलाइजेशन, मेट्रो रेल, इन सब में यूज़ किया जाएगा, ठीक। उसके अलावा मोदी राज में बात करें तो मोदी राज में तो आपको पता है बहुत सारे जिस इन्वेस्टमेंट हुआ है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ को पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ में बना दिया गया, आईपीओज़ लॉन्च किए गए, आईआरसीटीसी का सबसे फेमस एग्जांपल है। उसके अलावा ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बनाए गए थे, जैसे कि भारत 22 ईटीएफ, उनके बॉन्ड्स वगैरह इशू किए जाते थे, जो 1C में हमने देखा था। फिर इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम आईपीपी लोन्स किया जाता था कि नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स को सिर्फ और सिर्फ शेयर दिया जाए। ऑफर फॉर सेल लाया गया कि गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और नॉन रिटेल और रिटेलर्स शेयर होल्डर्स को मतलब शेयर्स बेचती है। उसके अलावा शेयर बाईबैक भी सरकार लेके आई थी। फिर बहुत सारे सिख कंपनीज़ को सरकार मोदी गवर्नमेंट बेच रही थी या बंद कर रही थी, जैसे कि एचएमटी वॉचेस, हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स थी। बजट 2016 में तो यहाँ तक कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिपार्टमेंट ऑफ जिस इन्वेस्टमेंट का नाम चेंज कर दिया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ताकि नाम सुनने में अच्छा लगे ना। फिर वही स्ट्रैटेजिक जिस इन्वेस्टमेंट मोदी राज में क्या क्या किया गया है, तो आप सबसे पहले तो टर्म समझो, इसको ना प्राइवेटाइजेशन नहीं कहा जाता है, बल्कि स्ट्रैटेजिक जिस इन्वेस्टमेंट नीति आयोग कहता है। क्यों? क्योंकि यार सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा ना, ये वही बात होगी, टॉयलेट को टॉयलेट मत कहो, बाथरूम को, ठीक है। अब जिस इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया, फ़र्क क्या है कि गवर्नमेंट सेल करेगी शेयर्स को, लेकिन 51% अपने पास रखेगी। स्ट्रैटेजिक जिस इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं होगी, यानी 51% से भी ज़्यादा शेयर होल्डर बेच देगी, शेयर्स बेच देगी और मैनेजमेंट कंट्रोल भी दे देगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे ही 10 जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज़ किया, तो इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसा कहा। फिर स्टील मिनिस्ट्री सब ने फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड सबको जापानीज़ कंपनी को बेच दिया था। तो ये सब चलता रहता है। मैंने बताया कि 2 में बांट दिया था, स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक में कौन कौन सा आता है? एटॉमिक, स्पेस, डिफेंस, टेलीकॉम। टेलीकॉम में बीएसएनएल ही सोचो एक बची हुई है, स्ट्रैटेजिक सेक्टर, इसलिए सरकार इसको नहीं बेचेगी कभी। फिर इसमें क्या है, सरकार ने कहा कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर में मिनिमम एक गवर्नमेंट कंपनीज तो रहनी ही चाहिए, बाकियों को मर्ज कर दो, प्राइवेटाइज कर दो, उससे मतलब नहीं है। नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर, इन सबको छोड़ के बाकी सब नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर। इसमें कहा कि गवर्नमेंट ने ज़रूरत नहीं है भाई इसको रखना, आप सबको बेचो, प्राइवेटाइज करो, खत्म करो, ठीक है। फिर जिस इन्वेस्टमेंट का सरकार टारगेट लेके चलती है कि इस साल हमको इतना जिस इन्वेस्टमेंट करना है,
मतलब बजट 2024 का तो टारगेट था 50,000 करोड़, 50,000, ठीक है, 50,000 करोड़। अब सोचो टारगेट अचीव नहीं हो पाया सरकार का, देखो पाओगे आप यहाँ पे, देखो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि सरकार की जो कंपनीज है वो लो प्रॉफिट में होती हैं, तो सरकार जितना अनुमान लगाती है उतना में ही नहीं बिक पाता है। फिर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लाया गया। सरकार के जितने भी इनिशिएटिव थे, अपना प्रॉपर्टीज़ को रेंट करना, लीज पे देना, उससे सब जो पैसा इनकम सरकार की हो उसको क्या कहते हैं? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कहते हैं। प्री में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, वाई इज गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टिंग इट्स इक्विटी इन द सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेज, द गवर्नमेंट इंटेंड टू यूज द रेवेन्यू अर्न्ड फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट मेनली टू पे बैक the external debt. The government no longer intend to retain the management control of public sector enterprises. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दोनों देखो, मेनली पे एक्सटर्नल डेप्ट के लिए था, नहीं। नो लॉन्गर इंटेंड टू रिटेन, भाई ऐसा नहीं, गवर्नमेंट का इंटेंशन नहीं था, नहीं, मतलब प्रॉफिटेबल नहीं थी, तो नाइदर 1 नॉर 2। अब बजट कैपिटल पार्ट का एक्सपेंडिचर समझते हैं हम। अभी तक हम सरकार की रेवेन्यू देख रहे थे, सरकार पे इनकम कहाँ से आ रहा है बेच बाच के, अब हम समझते हैं सरकार का खर्चा। तो बहुत सारे वेरियस स्कीम्स, मिनिस्ट्री, सब में सरकार का पैसा जाता है। डेप्ट सरकार देती है, लोन देती है, उसके अलावा जो इंटरेस्ट वगैरह को भी सरकार को वापस करना पड़ता है। इन सब में सरकार का एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है। स्टेट को कैपेक्स का लोन देती है। कैपेक्स लोन यानी कैपिटल बनाने के लिए, एक्सपेंडिचर बनाने के लिए। कैसे? यूनियन गवर्नमेंट 50 साल के लिए 0 इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है, हर साल बजट में तय करती है कि इस साल इतना देना है फॉर रूरल हेल्थ डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई, इरीगेशन, ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट, इन सब के लिए, ठीक है। बजट 2023 में कहा था कि हम कैपेक्स लोन देंगे, और कुछ तो लिंक होंगे, जैसे आप पुराने सरकारी व्हीकल्स को ख़त्म करके नए लाओ, अर्बन प्लानिंग लाओ, रिफॉर्म्स करो, पुलिस मैन सब के लिए हाउसिंग बनाओ, ये सब, ठीक है। 2024 बजट में कहा था कि 1.5 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। बजट 2025 में कितना कहा है, ये आप सभी के साथ क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 2025 के बजट में सरकार ने कितने का इंटरेस्ट फ्री लोन देने का कहा है स्टेट को। अब समझते हैं एक टर्म, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो ही गया कि इतने रुपए का सरकार को खर्च करना है। दूसरा, सरकार जो ग्रांट में पैसा देती है ना, फ्री में एक तरह से, वो भी हम इसी में जोड़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको हम रिवेन्यू वाले पार्ट में क्यों नहीं लिखते हैं, क्या ग्रांट्स को? क्योंकि ये समझो आउटगोइंग पैसा सरकार का, मतलब जो कि वापस नहीं आने वाला है, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे हम? इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, ठीक है। अब कंपनीज का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि जो भी मनी इन्वेस्ट किया गया कंपनी द्वारा, जो कि इनकम जनरेटिंग एसेट्स हो। इनकम जनरेटिंग एसेट, कंपनी के लिए इनकम जनरेटिंग एसेट 2 हो सकते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल यानी जिसको छू सकते हो, आप देख सकते हो, लैंड्स हो गया, बिल्डिंग हो गई, व्हीकल्स हो गई। इनटेंजिबल मतलब पेटेंट्स हो गई, वैक्सीन के लिए कॉपीराइट्स हो गए, ये सब इनटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। एक क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और ए कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एक्सपेंडिचर को हमको देखते हुए करना है। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेब्ट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रिवेन्यू। पहला वाला स्टेटमेंट तो आप सभी के लिए आसान हो गया, दूसरा वाला स्टेटमेंट हो सकता है मुश्किल हो। आंसर करने की आप कोशिश कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो चलिए आंसर बताता हूँ करेक्ट कौन सा है। न्यू टेक्नोलॉजी वाला तो सही देख के लग रहा है कि न्यू टेक्नोलॉजी को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाता है। दूसरा, डेब्ट फाइनेंसिंग को कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाता है, सही बात है। इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, नहीं, इक्विटी फाइनेंसिंग भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाता है, यानी सिर्फ 1 ओनली ही अपना ऑप्शन करेक्ट है। हाउ मैनी ऑफ द एबव आर कंसिडर्ड इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट किसको कहेंगे? प्री 2023 का ही क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इनटेंजिबल मैंने कहा कि जिसको छू नहीं सकते हो। इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, ब्रांड का रिकॉग्निशन। क्या लग रहा है? इन्वेंट्री, ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो आपको लग ही रहा होगा कि ये कंसिडर किया जा सकता है इंटेंजिबल। मेलिंग लिस्ट भी, ब्रांड का रिकॉग्निशन भी कर सकते हो। इन्वेंट्री पता क्या होता है? चलिए ये क्वेश्चन जो है ना, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप सभी इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। 3 ऑप्शन तो मैंने बता ही दिया, सही है ही। चौथा ये वाला सही है या नहीं? अगर ये सही है तो डी हो जाएगा, ऑल 4। आप ऑप्शन में लिखिएगा कि डी है या फिर सी है, ठीक है। आज के लिए बस इतना रखते हैं, अगले वाले लेक्चर में हम ये पिलर कंप्लीट कर लेंगे, पिलर 2, जो कि कल ही आएगा लेक्चर, ठीक है। उसकी चिंता मत कीजिए। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।